नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएसबी बायोलॉजी क्लासेस में, जहां पर आपको पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट से लेकर के क्लियरिटी तक। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कि इम्यूनिटी कितने टाइप्स की होती है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे जो आपकी इननेट इम्यूनिटी होती है उसमें कितने टाइप्स के बैरियर आते हैं, उस बैरियर्स को हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम बात करते हैं तो इम्यूनिटी के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इम्यूनिटी के द्वारा क्या क्या चीज़ें हो सकती है, उन सारी चीज़ों को आज की इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस क्लास को बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं एक एक पॉइंट को, क्योंकि एनसीईआरटी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम या किसी भी एग्जाम में हम बात करते हैं तो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पुट आउट किए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास के। सबसे पहले इम्यूनिटी की बात करते हैं तो इम्यूनिटी होती क्या है। तो इम्यूनिटी क्या होती है, वो हमारे बॉडी के अंदर पाई जाती है, और जितने भी फॉरेन पार्टिकल होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, वायरस हो गया, इन सभी से लड़ने का काम करती है और लड़ करके हमें रोगी बनने से बचाती है, या फिर हम कह सकते हैं विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाने का काम करती है। अब चलिए शुरू करते हैं लाइंस की। यहाँ पर लिखा है क्या कि एवरी डे वी आर एक्सपोज टू लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट, यानी कि हम सभी क्या करते हैं, प्रतिदिन बहुत बड़े पैमाने पर लाखों करोड़ों की संख्या में क्या करते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट से लड़ते रहते हैं। फिर भी क्या होता है, हम बीमार नहीं होते हैं। यहाँ पर लिखा है कि हाउ एवर ओनली अ फ्यू ऑफ दोज एक्सपोज रिजल्ट इन डिजीज, केवल और केवल उनमें से कुछ ही हमें रोग उत्पन्न कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे का रीज़न है क्योंकि हमारे बॉडी में काम करता है हमारे लिए एक हथियार की तरह हमारा इम्यून सिस्टम, जो विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शियस एजेंट से लड़ने का काम करता है और उनको मार गिराने का काम करता है, जिस वजह से हम बीमार नहीं पड़ पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी बदमाश इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को भी हरा देते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं वाई का आंसर क्या है। तो वाई का आंसर लिखा हुआ है कि दिस इज ड्यू टू द फैक्ट, ठीक है, ड्यू टू द फैक्ट दैट द बॉडी इज एबल टू डिफेंस इटसेल्फ फ्रॉम मोस्ट ऑफ द फॉरेन एजेंट्स, यानी कि ये फैक्ट है कि हमारी जो बॉडी होती है वो सक्षम होती है बहुत सारे प्रकार के इन्फेक्शियस एजेंट से लड़ने के लिए, उनके सामना करने के लिए। दिस ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म conferred by the immune system, immune system is called the immunity। कहने का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, इम्यून सिस्टम पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इम्यून सिस्टम पाई जाती है, जो क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार से रोग उत्पन्न करने वाले कारक या फॉरेन बॉडी से लड़ने का काम करती है, और इस वजह से हमारे बॉडी के अंदर क्या होती है, किसी भी प्रकार की रोग उत्पन्न नहीं हो पाती है। तो जो भी मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूं, यहाँ पर जो बॉक्स बना रहा हूं, ये आपकी इम्यूनिटी का डेफिनेशन है। तो बेटा इस डेफिनेशन को आप एकदम क्लियरली याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये डेफिनेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज इस पर जो क्वेश्चन है वो कई बार पूछा गया है। यानी कि इसको समझ लीजिए कि ये PYQs है, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट करके याद कर लेंगे। इम्यूनिटी का डेफिनेशन बेटा 2 नंबर में पूछता है, 1 नंबर में पूछता है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इम्यूनिटी के आगे की पॉइंट की बात करते हैं, तो बेटा यहाँ पर क्या कह रहा है कि इम्यूनिटी ऑफ 2 टाइप्स, यानी कि जो इम्यूनिटी होती है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। यानी कि हमारी प्रतिरक्षा जो होती है वो 2 प्रकार से होती है। एक होती है इननेट इम्यूनिटी और दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो यहीं पर अगर हम आपको इननेट इम्यूनिटी की बात करते हैं तो इननेट इम्यूनिटी होता क्या? तो इननेट इम्यूनिटी की बात करते हैं तो ये जो होता है वो बाई बर्थ मिलता है, बाई बर्थ, यानी कि हमारे जन्म के दौरान ही इननेट इम्यूनिटी हमारे बॉडी के अंदर डेवलप हो जाती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं तो इसको हम क्या करना पड़ता है, जन्म के बाद हमको बाहर से लेना पड़ता है। बाहर से लेना पड़ता है मतलब बेटा ये वैक्सीन के द्वारा दिया जाता है। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है वो देखो नाम से स्पष्ट करा एक्वायर्ड। तो एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, एडॉप्ट कर लेना। एडॉप्ट करने का मतलब बाहर से लेना। तो बाहर से हमको इम्यूनिटी कैसे मिलती है, हमको मिलती है वैक्सीन से। जैसा अगर हम बात करते हो तो हाल ही में हमारा क्या बीता हुआ है, कोरोना टाइम बीता हुआ है। तो कोरोना टाइम में क्या हुआ था, हमको वैक्सीन लगा था। तो ये वैक्सीन किस लिए लगा था? तो वैक्सीन लगा था कि हमारे बॉडी के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इम्यूनिटी डेवलप हो जाए और जिससे हम कोरोना के वायरस से लड़ सकें। तो आई होप आप इस चीज़ को क्लियरली समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले इननेट इम्यूनिटी क्या होती है। तो इननेट इम्यूनिटी को समझेंगे एक एक पॉइंट को। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से और एक्सप्लेन कर पाऊँ। देखिए यहाँ पर इननेट इम्यूनिटी की बात करते हैं तो इननेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप
ऑफ डिफेंस। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो इननेट इम्यूनिटी होती है वो स्पेसिफिक नहीं होती। देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको लिख करके दिखाता हूँ इननेट इम्यूनिटी के बारे में, ठीक है, समझिएगा। जैसे इननेट इम्यूनिटी की बात करते हैं तो क्या होते हैं, ये स्पेसिफिक नहीं होते ना, स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक नहीं होते हैं। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो इसके पास मेमोरी सेल पाए जाते हैं, ठीक है, मेमोरी सेल पाए जाते हैं या मेमोरी होती है। कहने का मतलब कि ये किसी एक रोग के लिए पार्टिकुलर काम नहीं करते। जैसे हमें बात करना है तो जो आपकी इननेट इम्यूनिटी होती है बेटा वो एक रोग के लिए काम नहीं करती। तो ये इननेट इम्यूनिटी आपके विभिन्न प्रकार के रोग, चाहे वो कोरोना हो गया, चाहे वो स्मॉल पॉक्स हो गया, ठीक है, चाहे वो आपके मम्प्स हो गए जिसको गलसुआ कहते हैं, चाहे वो आपका कोई भी डिजीज हो गया, तो उसके लिए क्या करती है इननेट इम्यूनिटी सबसे पहले तैयार हो जाती है ढाल बन करके हमें बचाने के लिए। दूसरी बात, इननेट इम्यूनिटी में क्या होता है, मेमोरी पाया जाता है। मेमोरी का मतलब क्या होता है बेटा कि एक बार जिससे ये लड़ लिया उसको दोबारा देखते ही बाहर से ही वो मारने का काम करता है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं एक्वायर्ड की, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। देखो जो आपकी इननेट होती है क्या होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है, लेकिन एक्वायर्ड क्या होती है, स्पेसिफिक होती है। जैसे कोरोना का वैक्सीन लेगा तो केवल कोरोना को ही रोकेगा, बीसीजी का लगा तो केवल बैसिलस बीसीजी को ही रोकने का काम करेगा, टिटनेस का लगा तो टिटनेस को रोकने का काम करेगा। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऐसा करती है, लेकिन जो इननेट इम्यूनिटी होती है बेटा वो ऐसा कुछ नहीं करती। चाहे जो आए सबसे ये लड़ जाती है और सबसे हमारे बॉडी की सुरक्षा करती है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, देखिए मेन पॉइंट्स को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में लिखते वक्त कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर इननेट इम्यूनिटी क्या होती है, इज अ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस। ये क्या होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है, दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, जो कि क्या होती है बर्थ के दौरान ही मिलती है, जैसा कि ऊपर मैंने आपको बता दिया। दिस अकम्प्लिश्ड बाय द प्रोवाइडिंग डिफरेंस टाइप ऑफ बैरियर, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं जो आपकी इननेट इम्यूनिटी होती है तो इसमें क्या होती है, बहुत सारे प्रकार की बैरियर पाई जाती है। बैरियर बहुत सारे प्रकार के मतलब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मुख्य रूप से 4 बैरियर पाए जाते हैं, जिसमें आपका आता है फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं साइटोकाइन बैरियर भी इसके अंदर आता है। और ये जो बैरियर होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर फॉरेन पार्टिकल्स को या फॉरेन एजेंट जो हमें रोग उत्पन्न करते हैं उनको रोकने का काम करते हैं। एकदम क्लियर हुआ बेटा। जैसे अगर हम बात करते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा क्या छोटा सा घर है, ठीक है, इस तरीके से क्या है, यहाँ पर हमारा छोटा सा घर है और इस घर के चारों तरफ क्या है, बाउंड्री लगी हुई है। इस घर के चारों तरफ क्या है, बाउंड्री लगी हुई। अब किसी इंसान को इस घर के अंदर आना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले इस बाउंड्री को डाकेगा, जो कि काम करता है किसकी तरह, एक बैरियर की तरह काम करता है, बैरियर की तरह काम करता है। तो बैरियर क्या करेगा, डाकना पड़ेगा किसी को, फिर उसके बाद क्या जाएगा तो वो हमारे घर को अंदर पहुंचने के लिए क्या करता है, दरवाजे को डाकेगा, तब जाकर के हमारे घर के अंदर पहुंच पाएगा। ठीक इसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर भी बैरियर पाई जाती है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा स्किन होता है, यानी कि जो हमारी त्वचा होती है, वो एक बहुत बड़े बैरियर का काम करती है। ताकि अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो बॉडी होता है वो पर डे कई करोड़, कई मतलब मिलियंस की संख्या में, हम कह सकते हैं अनकाउंटेबल की संख्या में इन्फेक्शियस एजेंट से टकराता है। लेकिन फिर भी हम क्यों बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि हमारा जो स्किन होता है उसको रोकने का काम करता है, किसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, इन्फेक्शियस एजेंट को ये अंदर आने से रोकने का काम करता है। एक कारण और जान लीजिए बेटा कि स्किन में आपको एक ग्लैंड पाया जाता है जिसका नाम है सेबेसियस ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड पाया जाता है। ये सेबेसियस ग्लैंड क्या करता है बेटा, सेबम को सिक्रेट करता है, किसको, सेबम को सिक्रेट करता है। अब ये सेबम होता क्या है, ये सेबम क्या करता है, हमारे स्किन, ठीक है, जो स्किन होती है स्किन के पीएच को मेंटेन करता है, पीएच को क्या करता है, मेंटेन करता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो हमारे स्किन का जो पीएच होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है, एसिडिक होता है। तो आपको पता है कि ज़्यादातर, ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एसिडिक मीडियम क्या करते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, हमारा जो स्किन होता है वो एक बैरियर की तरह काम करता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो फिजियोलॉजिकल बैरियर पाए जाते हैं। अब ये फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होता है बेटा, हमारे माउथ के अंदर, स्टमच के अंदर अगर हम देखते हैं, हमारे आंखों के अंदर देखते हैं तो क्या होता है, कुछ केमिकल्स पाए, जैसे अगर हम मुंह के अंदर बात करते हैं तो मुंह के अंदर सलाइवा पाया जाता है,
स्टमच के अंदर बात करते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। आंखों में बात करते हैं तो टीएस यानी कि आंसू, जहाँ पर लाइसोजाइम्स पाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, माइक्रोब्स को मारने का काम करते हैं। तो आई होप इसी तरीके से आप एक एक चीज़ को बारीकी से समझेंगे तो आपको डेफिनेटली सब कुछ क्लियर हो जाएगा और एक एक पॉइंट आप एग्जाम में हूबहू लिख पाएंगे। चलिए अब अगर हम बात करते हैं बैरियर्स की, तो बैरियर्स में क्या समझना है उसको देखिए यहाँ पर बैरियर्स की बात करते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, सबसे पहले आता है फिजिकल बैरियर। तो फिजिकल बैरियर की बात करते हैं तो स्किन ऑन आवर बॉडी इज द मेन बैरियर विच प्रिवेंट इंटर ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो स्किन होता है वो हमारे बॉडी में क्या होता है, मेन बैरियर की तरह काम करता है, जो कि रोकता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री को। म्यूकस कोटिंग, ठीक है, ऑफ द एपिथेलियल लाइनिंग द रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और यूरोजेनिटल ट्रैक्ट आल्सो हेल्प ट्रैपिंग माइक्रोब्स एंटरिंग द बॉडी। देखो अगर हम बात करते हैं तो फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है पहले उसको देख लीजिए। अगर इस फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात करते हैं तो बेटा देखो यहाँ पर क्या आती है, सबसे पहले आती है आपकी स्किन, फिर उसके बाद क्या आती है आपके कुछ इनर ऑर्गन होते हैं, इनर ऑर्गन। इस इनर ऑर्गन की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर इनर ऑर्गन में क्या आते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आती है। और क्या आता है बेटा, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बाद उस पे आता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गया। उसके बाद क्या आता है यूरोजेनिटल ट्रैक्ट आता है। ये सभी क्या हो गया आपके बैरियर की तरह काम करते हैं। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। मैंने क्या बताया आपको कि हमारे फिजिकल बैरियर में स्किन आता है जो सबसे आउटर में पाया जाता है, कुछ इनर ऑर्गन में होते हैं। इनर ऑर्गन में क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है और उस एपिथेलियल टिश्यू पर क्या होता है, म्यूकस पाया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि हमारे सांस लेने वाली जो नली होती है उसकी जो, जिससे हम बात करते हैं इस तरीके से देख लीजिए, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया जिसपे क्या हो गया, कार्टिलेज का बना हुआ सी के शेप का स्ट्रक्चर पाया जाता है। अब इसके अंदर बेटा बात करते हो तो इसके अंदर क्या होता है, आपका एपिथेलियल सेल का बना हुआ लेयर होता है। अब ये एपिथेलियल सेल का लेयर जो होता है वो क्या करता है, थोड़ा सा म्यूकस को सिक्रेट करता है, जिस वजह से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपके प्रवेश करते हैं यहाँ पर, वो जाकर के क्या होता है इस पर चिपक जाते हैं और क्या होता है उसका मर्डर हो जाता है, यानी कि वो मर जाते हैं। ठीक, आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। ठीक उसी तरीके से हमारी यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में भी पाए जाते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी पाए जाते हैं म्यूकस, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप्ट करते हैं और उनका वहीं पर सफाया कर देते हैं। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं बेटा तो यहाँ पर आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात करते हैं तो फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होता है, देखो फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात करते हैं तो फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या आता है, कुछ एसिड होते हैं हमारे बॉडी के अंदर को, फिजियोलॉजिकल, तो फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, बॉडी के अंदर की बैरियर, ठीक है। तो जैसे हमारे बात करते हैं स्टमच की, देखो यहाँ पर फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या क्या आता है उसको मैं लिख करके बता देता हूँ। इस फिजियोलॉजिकल बैरियर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आता है आपका स्टमच, क्या आता है, स्टमच आता है, यानी कि आपकी जो बेली होती है, पेट होती है, वो आती है। दूसरे नंबर पर क्या आता है आपका सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, हमारे मुंह में पाया जाने वाला सलाइवरी ग्लैंड। फिर उसके बाद क्या होता है बेटा आपके टीयर्स ग्लैंड, क्या होते हैं, टीयर्स ग्लैंड। मेन चीजों की बात करते हैं। अब देखो सलाइवरी ग्लैंड कहाँ पर पाया जाता है, तो सलाइवरी ग्लैंड जो होता है बेटा वो पाया जाता है आपके माउथ में, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड क्या होता है, माउथ में पाया जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डायरेक्टली माउथ। स्टमच की बात करते हैं तो स्टमच भाई हमारे पेट में होता है, उसको पेट ही कहते हैं। टीयर्स ग्लैंड की बात करते हैं बेटा तो टीयर्स ग्लैंड कहाँ पर पाया जाता है, आपके आंखों में पाया जाता है, हमारे आंखों में पाया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मुख्य रूप से, तो इसको हम बैरियर के रूप में क्यों काउंट कर रहे हैं, वाई स्टमच, सलाइवरी ग्लैंड एंड टीयर्स ग्लैंड काउंट एज अ बैरियर। तो इसके पीछे का रीजन बेटा अगर हम आपको बताएं तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। यहाँ पर देखिए, जस्ट एक सेकेंड, मुझे पेंसिल की साइज छोटी करने दीजिए, जस्ट एक सेकेंड। हाँ देखो यहाँ पर मैं एक एक चीज को आपको क्लियर करके समझा रहा हूँ। जैसे स्टमच की बात करते हैं, स्टमच की बात करते हैं तो स्टमच में क्या पाया जाता है, HCl पाया जाता है, जिसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, वेरी लो होती है, यानी कि ये एसिड होता है और जो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार डालने के लिए सक्षम होता है। उसके बाद बेटा हम क्या करते हैं, बात करते हैं सलाइवरी
ग्लैंड की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, सलाइवरी एमाइलेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सलाइवरी एमाइलेज पाया जाता है। ये भी क्या होता है बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने का काम करता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर क्या पाया जाता है, टीएस ग्लैंड पाया जाता है। अब ये टीएस ग्लैंड क्या करता है, टीयर्स को निकालता है, यानी कि आंसू को निकालता है। किसको निकालता है, जो आंसू होते हैं उसको निकालता है। इस आंसू में क्या पाया जाता है बेटा, तो आंसू में पाया जाता है आपका लाइसोजाइम। मैं इधर लिख रहा हूँ, लाइसोजाइम पाया जाता है। अब ये लाइसोजाइम क्या करता है बेटा, लाइसोजाइम किसी भी माइक्रोब्स को मारने के लिए सक्षम होता है। ये एक टाइप का एंजाइम होता है। ठीक है, जैसे देखते हैं हमारे आंखों में धूल जाता है तो तुरंत हमको आंसू आने लगते हैं, यानी कि लाइसोक्रिमल ग्लैंड जो होता है वो तुरंत एक्टिव हो जाता है। ठीक है, लाइट पड़ती है तुरंत आंसू निकल लेते हैं, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो लैक्रिमल ग्लैंड है वो तुरंत एक्टिव हो जाता है, जिस वजह से आंखों में कुछ जाने के बाद आंसू आती है। वो सारी चीज क्या होती है, आंसू के साथ बह करके बाहर निकल जाती है। तो आई होप आपको फिजियोलॉजिकल बैरियर के बारे में भी क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट बैरियर में बात करते हैं, तो नेक्स्ट बैरियर में हम देखते हैं सेलुलर बैरियर। तो व्हाट इज सेलुलर बैरियर, अब सेलुलर बैरियर की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा, तो सेलुलर बैरियर के अंदर क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। तो सेलुलर बैरियर की बात करते हो तो यहाँ पर देखो भाई, सेलुलर बैरियर के अंदर आपका WBC आता है। क्या आता है, WBC, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल जो होता है वो आपके सेलुलर बैरियर के अंदर आता है। अब देखो वो WBC क्या करता है, WBC क्या करता है, WBC ही मेन होता है जो हमारे बॉडी में हमें सुरक्षा प्रदान करता है या हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में या बनाए रखने के लिए काम करता है। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट यानी कि WBC ऑफ आवर बॉडी लाइक पॉलीमार्फो न्यूक्लिएट ल्यूकोसाइट, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो PMNL न्यूट्रोफिल्स की बात करते हैं। न्यूट्रोफिल्स क्या होता है, आपके WBC का एक टाइप होता है, जैसे आपके WBC 5 प्रकार की होती है, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स जो होती है उसके पास बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। और इसके अलावा हम बात करते हैं हमारे बॉडी के अंदर क्या पाए जाते हैं, कुछ मोनोसाइट्स की बात करते हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक मोनोसाइट जो होता है वो एक टाइप का लिम्फोसाइट होता है। तो ये हमारे बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं लिम्फोसाइट होता है वो बड़े पैमाने पे क्या होता है, एक बड़े आकार का माइक्रोफेज होता है इन टिश्यू कैन फाइगोसाइटोसिस एंड डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो आपके WBC होते हैं बेटा, WBC मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, यानी कि श्वेत रुधिर कणिका जो होती है, और वो जो लिम्फोसाइट होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, फाइगोसाइटोसिस होते हैं। ठीक है, फाइगोसाइटोसिस का काम करते हैं, यानी कि किसी भी माइक्रोब्स को खाने का काम करते हैं, माइक्रोब्स की सफाया करने का काम करते हैं। कौन, WBC और लिम्फोसाइट। तो आई होप आप सेलुलर बैरियर को भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पर समझना है साइटोकाइन बैरियर को। तो साइटोकाइन बैरियर क्या होता है बेटा, साइटोकाइन बैरियर की बात करते हैं तो वायरस इन्फेक्टेड सेल सेक्रेट प्रोटीन कॉल्ड द इंटरफेरॉन विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम द फर्दर वायरल इन्फेक्शन। देखो जैसे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, देखो इधर, जैसे ये हमारा क्या हो गया, बॉडी का क्या हो गया, स्किन हो गया। इस तरीके से क्या हो गया हमारे बॉडी का, ये स्किन हो गया। स्किन को मैं बना देता हूँ अच्छे तरीके से, ये हमारे बॉडी का स्किन हो गया। और स्किन की क्या हो गई, ये ऊपरी लेयर हो गई। ठीक है, अपर लेयर हो गया, अपर लेयर हो जिसको एपिडर्मल लेयर कहते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, जैसे बेटा बात करते हैं यहाँ पर क्या है, हमें इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है, इन्फेक्शन हो गया। तो अब अगर हम बात करते हैं जो इन्फेक्शियस सेल होती है ना वो सिक्रीट करती है, जस्ट एक सेकंड, इन्फेक्शियस सेल जो होती है वो क्या करती है, सिक्रीट करती है क्या, एक केमिकल को जिसका नाम है इंटरफेरॉन। वापस से देख लेते हैं बेटा, वो चला गया थोड़ा सा, यहाँ पे देखते हैं। जैसे ये हमारी स्किन हो गई, ठीक है, ये स्किन हो गई, और यहाँ पर स्किन के क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया। जस्ट एक सेकंड, यहाँ पर क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया। और ये इन्फेक्शियस सेल क्या करती है, सिक्रीट करती है केमिकल को। ठीक है, एक केमिकल को सिक्रीट करती है, और इस केमिकल का नाम क्या है बेटा, इस केमिकल का नाम है इंटरफेरॉन। और ये इंटरफेरॉन क्या करता है, देखो यहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है तो इन्फेक्शन को इधर और इधर बढ़ने के लिए रोकने का काम करती है। तो ये क्या करती है, खुद ही जो इन्फेक्शियस सेल होती है वो अगल बगल के इन्फेक्शियस अगल बगल के जो आपके नॉर्मल सेल होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। आई होप आप इनेट इम्यूनिटी के बारे में अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। और अब हम बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है इसको समझते हैं, जस्ट एक सेकंड हमको दीजिएगा बेटा। हाँ,
एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं तो व्हाट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देखो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, ये नाम साफ साफ चिल्ला करके कह रहा है कि इसको एक्वायर्ड किया गया। एक्वायर्ड मतलब कि इसको एडॉप्ट किया गया ना, एडॉप्ट किया गया। एडॉप्ट का मतलब क्या होता है बेटा, इसको बाहर से लिया गया है। कैसे बाहर से लिया जाएगा, ये बाहर से लिया जाएगा थ्रू वैक्सीन। ये वैक्सीन के द्वारा क्या किया जाता है, बाहर से लिया जाता है। और हम कह सकते हैं कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है बेटा, ये हमारे बॉडी में भी जनरेट हो सकती है। अब कैसे होती है, क्यों होती है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो क्या होती है। और यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम प्यारा सा है, उस डायग्राम को भी हम देखेंगे। बेटा अगर इस डायग्राम की बात करते हैं तो इसको आप जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर सकते हो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। तो ये जो आपकी एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर है ना, इस एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को आप अच्छे तरीके से याद कर लेना, क्योंकि 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि इस बार एग्जाम में ये आने ही वाला है। ठीक है, अगर एग्जाम में नहीं आया तो फिर हमको आप कमेंट करके बताइएगा कि सर जो आपने बताया था वो नहीं आया। वैसे ये फिलहाल ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत सालों से रिपीट करता हुआ ही चला आ रहा है, तो इस वजह से चांस बनता है कि ये क्वेश्चन आएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द अदर हैंड पैथोजन स्पेसिफिक, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होता है वो पैथोजन स्पेसिफिक होता है। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि जो इनेट इम्यूनिटी होता है वो किसी भी प्रकार का स्पेसिफिक इम्यूनिटी नहीं होता है। लेकिन जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो क्या होती है, एक टाइप की स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। कहने का मतलब क्या होता है, ये आपके रोग जनक के लिए स्पेशल होता है। जैसे हम बात करते हैं, आप कोरोना का वैक्सीन लगवा रहे हो, ठीक है, कोरोना का वैक्सीन लगवा रहे हो तो क्या करेगा, वो कोरोना के ही मारेगा। आप टेटनस का वैक्सीन लगवा रहे हो तो आपको टेटनस को ही मारेगा। आप चिकन पॉक्स का लगवा रहे हो तो चिकन पॉक्स के लिए ही वो काम करेगा। आप टीबी का वैक्सीन लगा रहे हो तो वो टीबी के लिए काम करेगा। पोलियो का वैक्सीन तो पोलियो के लिए ही काम करेगा, ना कि पोलियो का वैक्सीन कोरोना में काम कर जाएगा, कोरोना का वैक्सीन टिटनेस में, टिटनेस का वैक्सीन कोरोना में, कोरोना का वैक्सीन आपके चिकन पॉक्स में काम कर जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जिस रोग का वैक्सीन लगेगा उस रोग के लिए ही काम करेगा, दूसरे रोग के लिए काम नहीं करेगा। तो अब चलते हैं एनसीईआरटी की लाइंस पर, उसको पढ़ते हैं और एक एक पॉइंट को बारीकी से समझते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है, तो आई होप आपको भी को बोरियत हो रही होगी, बट कोई बात नहीं, क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक है तो आप इसको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं आगे। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी आर द अदर हैंड इज पैथोजन स्पेसिफिक, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। अगर हम बात करते हैं जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो क्या होती है, पैथोजन की स्पेसिफिक होती है, और इसके पास क्या होती है, मेमोरी शेयर पाई जाती है। मेमोरी शेयर मतलब एक बार जब ये किसी से लड़ लिया तो दोबारा क्या करता है, अपने आप पहचानेगा। जैसे क्या होता है कि आपका किसी से झगड़ा हुआ है पहली बार और आपने उसको कुछ नहीं कर पाया, लेकिन दूसरी बार जब देखें तो क्या कहेंगे, इससे हमारा झगड़ा हुआ था, इसको मारना है। सेम हमारा जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है वो भी क्या करता है, पहली बार किसी से लड़ता है तो दोबारा पहचान जाता है कि हाँ हमारा दुश्मन वही था और हमको उसी को ही मारना है। ठीक है, दिस मीन्स व्हेन आवर बॉडी encounters a pathogen for the first time, it produce a response called primary response। यानी कि जो हमारी बॉडी होती है वो बॉडी क्या करती है, किसी भी पैथोजन से अगर पहली बार भिड़ती है, किसी भी पैथोजन से पहली बार मुठभेड़ करती है, तो वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करती है। अब उस रिस्पॉन्स को क्या कहते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं, विच इज अ लो इंटेंसिटी। अगर किसी से पहली बार आपको मिलाया जाए और पहली बार ही लड़ाई हो जाए तो क्या करेंगे आप, उसको उसके पैतरे को नहीं जान पाएंगे कि वो किस तरीके से आपसे लड़ेगा। तो क्या होगा, पहली बार आप थोड़ा सा कम कर पाएंगे, लेकिन वापस से दूसरी बार अगर किसी पहलवान से या किसी इंसान से आपको लड़ाया जाए तो क्या होगा, आपको उसके हर पैतरे पता चल जाएंगे कि वो ऐसे मारता है। तो आप क्या करोगे, उसको अच्छे तरीके से मारोगे। यानी कहने का मतलब ये होता है कि हमारी जो बॉडी होती है वो किसी भी पैथोजन से अगर पहली बार लड़ती है तो क्या करती है, वो लो रिस्पॉन्स दिखाती है, लो इंटेंसिटी दर्शाती है। और यही क्या होता है, प्राइमरी एनकाउंटर का या प्राइमरी रिस्पॉन्स का एक कैरेक्टर होता है। सब्सिक्वेंट एनकाउंटर विद द सेम पैथोजेंस एटलीस्ट एक्रिस्ट हाई इंटेंसिफाइड सेकेंडरी और एनॉर्मेस्टिक रिस्पॉन्स। यानी कि अगर हम बात करते हैं वापस से वही दूसरा, मतलब वापस से वही पैथोजन आपके बॉडी से दोबारा टकराए तो वो क्या करता है, एक हाई रिस्पॉन्स दिया जाता है, बहुत तेजी से उसमें मुठभेड़ होती है। दिस इज एस्क्राइब टू द फैक्ट दैट आवर बॉडी अपीयर टू हैव द मेमोरी ऑफ द
फर्स्ट एनकाउंटर। और इस तरीके से हमारा बॉडी दिखाता है कि इसको पहली बार हम मिल चुके हैं, और इस मेमोरी को रिप्रेजेंट करते हुए भी क्या करता है, उसको ये लड़ने का काम करता है। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आर carried out with the help of two specific type of lymphocyte present in blood, B lymphocyte and T lymphocyte। कहने का मतलब जो प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है वो हमारे बॉडी के लिए कैरिड करता है दो स्पेशल टाइप के लिम्फोसाइट्स को, जो कि हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। पहला नंबर आता है आपका बी लिम्फोसाइट और दूसरा नंबर आता है आपका टी लिम्फोसाइट। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि बी लिम्फोसाइट क्या होता है और टी लिम्फोसाइट क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बी लिम्फोसाइट की, तो बेटा बी लिम्फोसाइट की बात करते हो तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन। ठीक है, जो बी लिम्फोसाइट क्या करता है, एक प्रोटीन की आर्मी को निकालता है इन रिस्पॉन्स टू द पैथोजन इनटू आवर ब्लड टू फाइट विथ देम। यानी कि जो हमारी बी लिम्फोसाइट होती है ना, जो बी लिम्फोसाइट होती है, बी को हम बी लिम्फ लिखते हैं, वो क्या करती है, एक प्रोटीन आर्मी बनाती है। क्या करती है, प्रोटीन आर्मी बनाती है, जो क्या करती है, पैथोजन से लड़ने का काम करती है। ठीक है, पैथोजन से लड़ने का काम करती है, पैथोजन को मारने का काम करती है। आगे बात करते हैं तो क्या कह रहा है कि दिस प्रोटीन्स कॉल्ड एंटीबॉडी, और ऐसे प्रोटीन्स को क्या कहते हैं, एंटीबॉडी कहते हैं। तो आई होप आप एंटीबॉडी के डेफिनेशन को भी समझ चुके होंगे। तो जैसे अगर आपसे कोई पूछता है या एग्जाम में ही पूछा जाता है कि व्हाट इज एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी का आप सिंपल सा डेफिनेशन लिखेंगे कि बी लिम्फोसाइट, ठीक है, बी लिम्फोसाइट produce an army of protein in response to pathogen in our blood to fight with them. These proteins are called the antibody, और इस प्रोटीन क्या कहते हैं हम, एंटीबॉडी के नाम से जानते हैं। तो कुल मिला करके अगर हम बात करते हैं तो एंटीबॉडी का जो डेफिनेशन है बेटा, एंटीबॉडी के डेफिनेशन को आप यहाँ से उठाएंगे, जस्ट एक सेकंड हमको दीजिएगा, हाँ, यहाँ से एंटीबॉडी के डेफिनेशन को उठाएंगे और यहाँ तक आप लिख डालेंगे, ये एंटीबॉडी की आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। या फिर सिंपल सा एंटीबॉडी क्या होता है, व्हाट इज एंटीबॉडी का आंसर आप कैसे लिखेंगे उसको देख लीजिए। तो व्हाट इज एंटीबॉडी का आंसर आप लिखेंगे कि एंटीबॉडी क्या होती है, जस्ट एक सेकेंड, एंटी बॉडी की बात करते हो तो ये क्या होती है, एक टाइप की प्रोटीन होती है। क्या होती है, प्रोटीन होती है, जो क्या करती है, फाइट करती है, कहाँ, फाइट करती है, कहाँ, पैथोजन से। पैथोजन से क्या करती है, वो फाइट करने का काम करती है। तो आई होप आप इस चीज़ को क्लियरली समझ पा रहे होंगे। अब चलिए अगर हम बात करते हैं टी लिम्फोसाइट की, तो ऊपर हमने बी लिम्फोसाइट के बारे में देख लिया। अब अगर हम बात करते हैं तो देखेंगे हम टी लिम्फोसाइट की। तो टी लिम्फोसाइट क्या होता है, देखो, टी सेल्स देम सेल्स डू नॉट सीक्रेट एंटीबॉडी, यानी कि जो टी सेल्स होती है वो किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी को सीक्रेट नहीं करती है, बट हेल्प बी सेल टू प्रोड्यूस देम, यानी कि जो टी सेल होती है, ठीक है, देखो हमने क्या बताया कि हमारी बॉडी में क्या होती है, दो प्रकार की लिम्फोसाइट होती है, एक बी और एक टी। जो बी क्या करती है, वो क्या करती है, प्रोटीन की आर्मी निकालती है, प्रोटीन आर्मी निकालती है, जिसको क्या कहते हैं, एंटी बॉडी कहते हैं। समझ में आया। लेकिन जो हमारा टी होता है वो किसी भी प्रकार के प्रोटीन का सिक्रेशन नहीं करता, किसी भी प्रकार के प्रोटीन का सिक्रेशन नहीं करता, बट ये हेल्प करता है बी लिम्फोसाइट का। किसका, बी लिम्फोसाइट का हेल्प करता है। किस लिए हेल्प करता है, कि ये बी लिम्फोसाइट सिक्रेट कर सके प्रोटीन की आर्मी, जो कि एंटीबॉडी का निर्माण करती है। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। चलिए आगे की पॉइंट्स पे देखते हैं। तो आगे की पॉइंट क्या कहती है एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी की पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, उसको समझते रहिए। यहाँ पर लिखा है कि ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज़ 4 पेप्टाइड चेन, यानी कि अब हम पढ़ने वाले हैं एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को। किसको पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ से जो आपका हेडिंग बनता है बेटा, यहाँ से जो हेडिंग बनता है इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एंटी बॉडी। तो इस एंटीबॉडी को आप बारीकी से देखिएगा कि ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज़ 4 पेप्टाइड चेन, यानी कि प्रत्येक एंटीबॉडी के पास क्या होता है, 4 पेप्टाइड चेन पाया जाता है। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको डायग्राम में बाद में दिखाऊंगा, पहले अभी आप थियरी को पढ़ लीजिए, फिर एक एक चीज़ों को थियरी पढ़ करके डायग्राम को देखेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। तो ईच एंटीबॉडी, यानी कि प्रत्येक एंटीबॉडी के पास क्या होते हैं, 4 पेप्टाइड चेन होते हैं, 2 स्मॉल जिसको कहते हैं लाइट चेन एंड 2 लॉन्ग जिसको कहते हैं हैवी चेन। यानी कि यहाँ पर देखेंगे एक स्मॉल ये चेन होता है, 2 लंबे चेन, एक ये, यानी कि 2 लाइट चेन होते हैं, 2 हैवी चेन होते हैं। हेंस एन एंटीबॉडी इज रिप्रेजेंटेड एज H2L2, यानी कि एक एंटीबॉडी को हम अगर बात करते हैं तो उसमें 2 लाइट 2 हैवी चेन होते हैं, इस वजह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं H2 और L2। H2 का मतलब क्या होता है, दो जो आपके होते हैं हैवी चेन होते हैं, और L2 का मतलब क्या होता है, 2
लाइट चेन होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं तो इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, इम्यूनोग्लोबुलिन ई, इम्यूनोग्लोबुलिन जी आर सम ऑफ देम। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रकार के जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते हैं ना, वो इस तरीके से होते हैं, IgA, IgM, IgE, IgG, ये इस तरीके से कुछ एंटीबॉडी के एग्जाम्पल हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है एक कार्टून ऑफ एंटीबॉडी इज गिवन इन फिगर। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं एंटीबॉडी के कार्टून की, तो यहाँ पर देखिए बेटा साफ शब्दों में लिखा गया है कि एंटीबॉडी की कार्टून कौन सी है। देखो ये आपकी एंटीबॉडी की कार्टून है। इस एंटीबॉडी के कार्टून को अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए, तो मैं इस एंटीबॉडी की कार्टून को समझाता हूँ, तो आप यहाँ से कार्टून को देख करके अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। देखिए साफ साफ सुथरे शब्दों में बताता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए एंटीबॉडी की दो चैन है। ठीक है, दो चैन की बात करते हैं। एक चैन ये हो गया, एक चैन ये हो गया। ठीक है, जो कि क्या है, हैवी चैन है। हैवी चैन है जिसकी संख्या क्या है, 2। इस तरीके से क्या हो गया, दूसरे टाइप का ये हो गया। ठीक है, दूसरे टाइप का क्या हो गया, ये लाइट चेन हो गया जिसकी संख्या क्या है, 2 है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो एक एंटीबॉडी के अंदर 4 पेप्टाइड चैन पाए जाते हैं, जिसमें 2 लाइट और 2 हैवी चेन होते हैं। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं, जो आपके हैवी चेन और लाइट चेन होते हैं वो आपस में बाइंड होते हैं। किसके द्वारा बाइंड होते हैं, तो बेटा यहाँ पर देख सकते हो क्या होता है, डाई सल्फाइड बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से क्या होते हैं, डाई सल्फाइड बॉन्ड पाए जाते हैं और इस वजह से ये आपस में जुड़े होते हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करते हो तो यहाँ पर 2 टर्मिनल पाए जाते हैं, एक सी टर्मिनल पाया जाता है और दूसरा क्या होता है, एन टर्मिनल पाया जाता है। देखो जो एन टर्मिनल होता है वहाँ पर कुछ क्या होता है, ये सांचा बना हुआ है, इस तरीके से क्या हुआ है, सांचा बना हुआ है। अब इस सांचे में क्या होता है, जो भी पैथोजेंस आते हैं वो फंसते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है। ठीक है, इस एंटीबॉडी में क्या होता है, एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि एक एंटीबॉडी के अंदर जो एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है वो सी टर्मिनल होता है या एन टर्मिनल होता है। तो इसका सीधा सा जवाब बेटा देंगे आप कि एंटीबॉडी के अंदर एंटीजन बाइंडिंग साइट जो होता है वो एन टर्मिनल होता है। तो आई होप आप इस चीज़ को क्लियरली समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं तो इस डायग्राम को छोड़ करके हम देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। जस्ट एक सेकंड दीजिएगा, हमको थोड़ा सा देख लूँ। हाँ हाँ, ए कार्टून ऑफ एंटीबॉडी इज गिवन इन द फिगर 7.4, जैसा कि मैंने ऊपर दिखाया आपको। ठीक है, आगे बात करते हैं, बिकॉज ऑफ दीज एंटीबॉडी आर फाउंड इन द ब्लड। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जो एंटीबॉडी होते हैं हमारे ब्लड के अंदर पाए जाते हैं, द रिस्पॉन्स इज आल्सो कॉल्ड द ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। यानी कि जब एंटीबॉडी हमें पैथोजन से लड़ता है या एंटीबॉडी रिस्पॉन्स करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। दिस इज वन ऑफ 2 टाइप आवर एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स एंटीबॉडी मीडिएटेड। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करते हैं, 2 टाइप के होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, जैसे नंबर 1 हमारा क्या आता है, तो दूसरे नंबर पहले नंबर पे क्या आता है, क्या एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स यानी कि एंटीबॉडी मीडिएटेड होता है। पहला क्या होता है आपका, एंटीबॉडी मीडिएटेड होता है। और दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो सेल मीडिएटेड करते हैं या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। द टी लिम्फोसाइड मीडिएटेड इम्यूनिटी की बात करते हैं। ठीक है, अब टी लिम्फोसाइड मीडिएटेड इम्यूनिटी की बात करते हैं तो वेरी ऑफ्टेन व्हेन सम ह्यूमन ऑर्गन्स लाइक हार्ट, आई, लीवर, किडनी फेल टू फंक्शन satisfactory, transplantation is the only remain to enable the patient to live अ नॉर्मल लाइफ। यानी कि अगर हम बात करते हैं किसी इंसान की जो हार्ट है, लीवर है, आई है, किडनी है, ये काम नहीं कर पा रही है तो उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। और ट्रांसप्लांट करते वक्त जो हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है वो हेल्प करती है। ठीक है, टी लिम्फोसाइड मीडिएटेड जो आपकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है वही काम करती है। देन सर्च बिंग टू फाइंड सुटेबल डोनर, और इसके लिए क्या करते हैं, जब हमको ट्रांसप्लांट करना होता है तो हम क्या करते हैं, सुटेबल डोनर ढूंढते हैं। ठीक है, तो आई होप आप चीज़ को समझ पा रहे होंगे। तो आगे हम बात करते हैं जो ग्राफ्ट होते हैं। ग्राफ्ट का मतलब क्या होता है, आपके आर्गन को काट करके दूसरे अंग में लगाना। ग्राफ्ट्स फ्रॉम जस्ट एनी सोर्स, जस्ट एक सेकेंड,
एनी सोर्स, an animal, another primates, or any human beings cannot be made since the graft would be rejected soon और लेटर। जैसे अगर हम बात करते हैं तो हम आर्गन को अगर लगा दिए और ये आर्गन क्या हुआ, अगर हमारे दोनों आर्गन की, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर पर्सन कोई ए है, ठीक है, इस पर्सन ए में क्या किया गया, इस पर्सन बी का, ठीक है, इस पर्सन बी का क्या किया गया, ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर दिया गया। अब क्या हो रहा है, तो इसके जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है इसके साथ मैच नहीं करे, यानी कि CMI जो है वो दोनों की मैच नहीं करे और ज़बरदस्ती का क्या किया, हमने लगा दिया। तो जो हमारे ऑर्गन होते हैं, ठीक है, और हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो देर सवेर इनको नकार देती है, यानी कि रिजेक्ट कर देती है बहुत जल्द ही, या कुछ समय बाद क्या होती है वो ऑर्गन खराब हो जाता है। जैसे ज़बरदस्ती हमने लगाया तो भाई हमारी इम्यूनिटी मैच नहीं कर रही है, तो क्या होती है, बाद में ऑर्गन फेल हो जाती है, यानी काम करना छोड़ देती है। अब आगे बात करते हैं टिश्यू मैचिंग, ठीक है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते समय क्या करना चाहिए, टिश्यू मैच करवाना चाहिए, ब्लड ग्रुप मैच करवाना चाहिए, ठीक है। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तभी क्या कर सकते हैं, हम ऑर्गन का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। द बॉडी इज एबल टू डिफरेंशिएट सेल्फ, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो हमारी बॉडी होती है वो क्या करती है, खुद को डिफरेंशिएट करती है, और नॉन सेल्फ अपने आप को, सॉरी, हाँ, डिफरेंशिएट एंड नॉन सेल्फ, ठीक। एंड द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स टू द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिएक्शन, यानी कि जो हमारी बॉडी होती है वो अपने और पराये का अंतर करती है, यानी कि हमारे बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वो क्या करती है, अपने आर्गन की और पराये आर्गन की पहचान करती है, और इसके लिए जिम्मेदार होता है वो हमारा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होता है। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। ऊपर आपने IgA लिखा था, तो इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो होता है वो मिल्क से निकलता है, किसके मिल्क से, जो मम्मी दूध पिलाती है बच्चों को, तो उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है, और जो काफ़ी तगड़ा एंटीबॉडी होता है जो रोगों से लड़ने का काम करता है। तो आई होप जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया है वो सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही NCERT पढ़ने के लिए।